गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जैसे नाम से पता पड़ रहा है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा दी गई थी ये फिनोमिना। अब देखिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है बेसिकली डील करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली डील करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो होती है वो होती है इलास्टिक कॉलिजन, और एक जो कैटेगरी होती है वो होती है इन इलास्टिक कॉलिजन। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट की जो स्कैटरिंग है वो क्या है। तो देखिए, मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले मान लीजिए कि कोई अपना एटम है, या मैं मान सकती हूँ ये मेरा कौन है मॉलिक्यूल, या ये मेरा बोलो कौन है इलेक्ट्रॉन, और मैं इसको लिख सकती हूँ एनी चार्ज पार्टिकल। ये ली है मैंने कंडीशंस कि ये मेरा मान लीजिए या तो कोई एटम हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉन, या बोलूं चार्ज कोई भी पार्टिकल हो सकता है। और ये जब इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMW आती है, और आने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे टकराती है, और टकराने के बाद बिखर जाती है, तो यही फिनोमिना अपना क्या कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ध्यान में रखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आई, मॉलिक्यूल, एटम या कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैंने अभी इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, पे टकराए और टकराने के बाद में लाइट बिखर जाती है, इसे फिनोमिना को अपन बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पार्टिकल से, मैं इसको केवल पार्टिकल बोल रही हूं, जब इस पार्टिकल से टकराती है तो बिखर गई, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस हो सकता है कि जब ये बिखरें तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इन बिखरने वाली रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो सकता है वो कम हो, या फिर हो सकता है इन स्कैटर्ड जो लाइट है उसी के इक्वल हो। ये डिपेंड करता है कि अपनी कॉलिजन कौन सी हुई है। एक होती है इलास्टिक कॉलिजन, एक होती है इन इलास्टिक कॉलिजन। अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ इलास्टिक कॉलिजन की। क्लियर? अब देखिए, इलास्टिक कॉलिजन में ये मान लीजिए मैंने कोई पार्टिकल ले रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, टकराती है और बाहर निकल जाती है। इसका मतलब देखिए, मैंने क्या कहा, इलास्टिक कॉलिजन में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, मॉलिक्यूल से टकराएगी और टकरा करके बाहर निकल जाती है, या बोलो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। और इस इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि अपन ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, टकराई और चली गई। इसका मतलब वहां पे एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो मैं इलास्टिक कॉलिजन के लिए बोलो क्या लिख सकती हूँ, नो चेंज ऑफ एनर्जी। और अगर एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ने ना तो इस मॉलिक्यूल या पार्टिकल को एनर्जी दी और ना इससे एनर्जी ली। जैसी आई, टकराई और वैसी की वैसी बाहर निकल गई। तो अगर मान लीजिए, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉलिक्यूल की दोनों की ही एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं लिख सकती हूँ नो चेंज इन एनर्जी, नो चेंज इन एनर्जी, नाइदर मॉलिक्यूल और लाइट। यही अपन ने देखा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, मॉलिक्यूल से टकराई और वैसी की वैसी निकल गई, अर्थात दोनों ने ही अपने एनर्जी का एक्सचेंज नहीं किया, इसीलिए दोनों की ही एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और यदि मैं बोलूं कि जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उसकी फ्रिक्वेंसी यदि मैं म्यू से डिनोट करती हूँ, तो इसकी फ्रिक्वेंसी, स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी अगर मैं म्यू डैश से रिप्रेजेंट करूं तो अपन को पता है म्यू बराबर बोलो क्या होगा, म्यू डैश। क्लियर। और ये जो अपना इफेक्ट है इसको अपन बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, RAYLEIGH, रेले स्कैटरिंग बोलते हैं इस फिनोमिना को। और एक बात और ध्यान में रखने की है कि ये जो रेले स्कैटरिंग है इसमें हमेशा मॉलिक्यूल लिया जाता है। ध्यान में रखेंगे रेले स्कैटरिंग जब भी होगा जब अपन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि अपन ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या चार्ज पार्टिकल के साथ में इंटरेक्शन करती है। क्लियर। तो जब मैं बात करूंगी मॉलिक्यूल की तो वहां पे कौन सी स्कैटरिंग होगी, रेले स्कैटरिंग। ये वाली बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये तो थी अपनी इलास्टिक कॉलिजन जिसमें एनर्जी का कोई भी आदान प्रदान नहीं हुआ था। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ, देखिए इन इलास्टिक कॉलिजन की, और इन इलास्टिक कॉलिजन में देखिए, इन इलास्टिक कॉलिजन में देखिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जब भी ये मैंने कोई भी लिया है इलेक्ट्रॉन, या मैं इसको बोलो क्या लिख सकती हूँ, चार्ज पार्टिकल। क्लियर। और इस चार्ज पार्टिकल पे बोलो कौन आके टकरा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इसके साथ में टकराएगा, टकराने के बाद में बोलो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड। क्लियर। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और एनर्जी ट्रांसफर जब करेगा तो आप बताइए क्या इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी में चेंज नहीं होगा, क्या होगा। और जब चेंज होगा तो यहाँ पे बोलो मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होगा, और एनर्जी एक्सचेंज होगा तो अपन को पता है ये जो अपना चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दोनों की ही एनर्जी में चेंज आएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर किया है, इसलिए जो स्कैटर्ड लाइट होगा उसका एनर्जी इस लाइट की बजाय कम होगा। क्लियर। और इस पार्टिकल की एनर्जी अब क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैं अगर इस लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करूं और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी को म्यू डैश से डिनोट करूं, तो बताओ दोनों में से कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, म्यू। क्योंकि यहाँ पे इस लाइट ने इस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दिया, तो जो बाहर निकलेगी स्कैटर्ड लाइट उसका फ्रीक्वेंसी बोलो क्या हो जाएगा, कम। और फ्रीक्वेंसी को सीधे सीधे अपन किससे रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी से, क्योंकि अपन को पता है E बराबर क्या होता है, hν। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई इसका मतलब लाइट कम हुई, अपन से लिख सकते हैं ना E बराबर hν। और अगर मैं वेव नंबर की फॉर्म में बात करूं तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, hc न्यू बार। क्लियर। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो उसका एनर्जी भी कम हुआ और उसका वेव नंबर भी बोलो क्या हुआ, कम। तो यहाँ पे देखें अपन क्या लिख सकते हैं कि अपना म्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा बोलो किससे, म्यू डैश से। और अब देखिए यहाँ पे जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन नहीं है, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में लाइट आई, टकराई और वैसे के वैसे निकल गई। लेकिन यहाँ पे चूंकि एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसलिए ये इलास्टिक कॉलिजन नहीं होती है। और जब भी मैं इस चार्ज पार्टिकल की बात करूंगी और उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालूंगी तो जो मेरा इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को अपन बोलेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। और ये अपन पढ़ते भी हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भी मैं रेले स्कैटरिंग की बात करूंगी तब मैं बात करूंगी, बोलो किसकी, मॉलिक्यूल की। और जब भी मैं बात करूंगी चार्ज पार्टिकल की तो अपन कौन सा इफेक्ट देखते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। और जहां कहीं भी रेले स्कैटरिंग होगी वहां पे इलास्टिक कॉलिजन होगी, और जहां कहीं भी कॉम्पटन इफेक्ट होगा वहां पे इन इलास्टिक कॉलिजन होगी। और इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है नो चेंज इन एनर्जी, इन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब देखिए, ये जब दोनों फिनोमिना थे, रेले स्कैटरिंग एंड कॉम्पटन इफेक्ट, तो सीवी रमन ने देखा कि जब किसी भी मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाला जाता है, एक बार मैं इसको रब कर रही हूं, देखिए, तो इन्होंने देखा कि बहुत ही अणुओं के बाद, या मैं ऐसे लिख सकती हूं, वंस इन ए मिलियन, मतलब जब मैं कोई 1 मिलियन मॉलिक्यूल लूंगी उसमें से एक टाइम, या मैं बोलूं किसी एक मॉलिक्यूल पे जब अपन, और जब भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन को पता है कौन सी कॉलिजन होती है, इलास्टिक कॉलिजन। तो जब इस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं तो अपन को पता है रेले स्कैटरिंग में जैसी ये आती है वैसी ही टकरा के निकल जाती है, नो चेंज इन एनर्जी। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ वंस इन ए मिलियन, कि जब मिलियन बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोई एक बार ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराएगी, तो वहां पर इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा, और अब वहां पे इन इलास्टिक कॉलिजन होगा। और जब इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो हो सकता है स्कैटर्ड लाइट जो है वो कम एनर्जी की निकले, या फिर हो सकता है स्कैटर्ड लाइट हाई एनर्जी की निकले। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। दोबारा बोल रही हूँ, वंस इन ए मिलियन, जब किसी भी मॉलिक्यूल पे, और जब भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन बात करते हैं रेले स्कैटरिंग की, जहां पे इलास्टिक कॉलिजन, नो चेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन वंस इन ए मिलियन जब अपन उस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालेंगे, या बोलो लाइट को डालेंगे, तो वहां पे इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन होगा। और जो स्कैटर्ड लाइट है हो सकता है वो कम एनर्जी के साथ में बाहर निकले, या हो सकता है वो हायर एनर्जी के साथ बाहर निकले। और ये अपन को पता है, ये डिपेंड करेगा, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मॉलिक्यूल को एनर्जी डोनेट करेंगे तो जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी एनर्जी बोलो क्या होगी, कम। और अगर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे तो जो अपनी स्कैटर्ड लाइट होगी वो बोलो उसकी एनर्जी बोलो क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। इस कंडीशन में लाइट और मॉलिक्यूल दोनों की ही एनर्जी सेम नहीं रहेगी। यदि लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी, लाइट की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और अगर मॉलिक्यूल से लाइट एनर्जी ले रहा है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और वाइस वर्सा। अगर ये लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा तो लाइट की एनर्जी डिक्रीज और मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस वाला जो इफेक्ट है इसको अपन बोलेंगे रमन इफेक्ट। क्लियर। तो अब आप लोगों को तीनों इफेक्ट क्लियर हो गए होंगे, तो ध्यान में रखेंगे वंस इन ए मिलियन रमन इफेक्ट वाली जो घटना होती है वो मिलियन जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें से किसी एक मॉलिक्यूल के साथ में होती है। और जब भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे रेले स्कैटरिंग की बात करेंगे, जब भी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और रेले स्कैटरिंग में होती है इलास्टिक कॉलिजन, कॉम्पटन इफेक्ट में होती है इन इलास्टिक कॉलिजन। क्लियर। तो ये
आप ध्यान में रखेंगे रमन इफेक्ट में होता मॉलिक्यूल ही है, लेकिन वहां पे इलास्टिक कॉलिजन नहीं होता, इन इलास्टिक कॉलिजन हो जाता है। और ये घटना कोई मिलियन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल्स के साथ में होती है, और इसको अपन बोलेंगे रमन इफेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। और देखिए जब ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी देगा या लाइट इससे एनर्जी लेगा या फिर लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, तो अपन को पता है मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन में चेंज होगा, उसके रोटेशनल मोशन में चेंज होगा। तो इन सभी का अध्ययन अपन किस में करेंगे? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्लियर? ओके, थैंक यू।